बोनी बहू और मॉडल बहू का ससुराल में पहला दिन। सुरेखा अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ता देख रही थी। वो उन्हें कॉल करके घर पर बुलाती है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। अजी सुनते हैं, आज मेरे दोनों बच्चे आ गए। मैंने उन्हें दफ्तर से बुला लिया। अब उन्हें लड़की पसंद कराऊंगी। पंडित जी से फोटो लेकर आई हूँ मैं। हाँ हाँ सुरेखा, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बेटे अब घोड़ी पर चढ़ने वाले हैं। ये कहकर वो दरवाजा खोलती है तो देखती है उसका छोटा बेटा रॉनी एक अनजान लड़की से शादी कर आया है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपकी बात सुनकर बेचैन हो गया था। दरअसल मैं पारुल से प्यार करता हूँ। वो बहुत अच्छी मॉडल है, नए जमाने की लड़की है। अगर मैं आपकी पसंद से करता तो आप किसी गवार लड़की से शादी कराती, इसीलिए मैं डायरेक्ट शादी करके आ गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया रॉनी? अपने माँ बाप के बारे में तू सोचता भी है? मन में ख्याल भी कैसे आया कि तूने हमारे बगैर शादी कर ली? अगर तू हमें प्यार से बताता तो हम तेरी इसी लड़की से शादी करा देते बेटा। होगी भी क्यों नहीं? आई एम सो गॉर्जियस एंड फैशनेबल अपडेटेड गर्ल। अरे वाह, हमारी बहू तो अंग्रेजी भी बोलती है। तभी घर का बड़ा बेटा अमन एक बौनी लड़की के साथ आता है। माँ, वो मुझे आपको टिन्नी से मिलवाना है। माँ, मैंने टिन्नी से शादी कर ली। नमस्ते माँ जी। नमस्ते पापा जी। तूने भी शादी कर ली, वो भी इस गिट्टी बहू से? अजी आप कुछ कहते नहीं हैं। जरा देख तो लीजिए, आपके दोनों बेटों ने गुल खिला दिया। एक ही दिन में, एक ही समय पर अपनी अपनी पसंद की लड़की ले आए। माँ बाप किस लिए होते हैं? बच्चों की शादी कराने के लिए ना। बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। अरे शर्म आती है तुम दोनों भाइयों को या नहीं? माँ बाप के दिल की कोई कदर ही नहीं है। और अमर बेटा तुम, उसने इतनी अच्छी लड़के से शादी की है और तुम्हें एक बोनी बहू ही मिली थी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जरा देखिए तो टिनी कितनी क्यूट है। इसे घर का सारा काम आता है, आपको निराश नहीं करेगी। और माँ, पिताजी, खाना तो ये इतना अच्छा बनाती है ना कि क्या ही बताऊं। ओहो, जरा देखिए तो माँ जी, ये जेठानी कितनी बौनी है। जेठानी का दर्जा इतना बड़ा होता है और ये तो दिखने में छोटी सी है। मैं इसकी बात तो बिल्कुल ना मानूं। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? पागल, ऐसे नहीं कहते। मेरे बड़े भाई की पत्नी है वो, तो भाभी है मेरी, और मैं ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा। शुक्रिया छोटे भाई, कम से कम तू मेरा साथ दे रहा है। वैसे पारुल भी अच्छी है। माँ पिताजी, हम दोनों को भी स्वीकार कर लीजिए। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई। घर में सब अपनी पसंद की बहू ले आए। पता नहीं घर का काम किसी को आता भी है करना कि नहीं। एक बौनी, दूसरी मॉडर्न। देखो बच्चों ने जो फैसला कर लिया है, अब तुम्हें और मुझे वही मानना पड़ेगा। बेहतर होगा गृह प्रवेश कर दो। गुस्से का घूंट पीकर सुरेखा दोनों बहू और बेटे की गृह प्रवेश की रस्म पूरी करा देती है। अगले दिन बौनी बहू जल्दी उठकर घर के कोने कोने को चमका देती है तो वही मॉडर्न बहू बिस्तर पर सो रही थी और टिन्नी आरती कर रही थी। हो कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। हो मधुर सुना दो तान। ओहो, ये कौन सुबह सुबह मेरे कान के पर्दे फाड़ रहा है? आरती की आवाज सुन सभी पूजा घर की ओर आते हैं। जहाँ सास चिड़ी हुई थी, वहीं घर के मर्द हाथ जोड़कर आरती सुन रहे थे। आरती खत्म होते ही जब टिन्नी प्रसाद देती है तो केदार और उसके दोनों बेटे प्रसाद लेते हैं। माँ जी आप भी लीजिए ना प्रसाद। देवरानी जी आप भी लीजिए। पागल पागल हो गए हो क्या? गले में स्पीकर लगा रखा है क्या, जो मेरी नींद हराम कर दी? ज्यादा माँ जी का दिल जीतने की कोशिश मत करो आरती करके। बोनी जेठानी जी। छोटी बहू, तू गलत फहमी में है। मैं इस छुटकी बहू की आरती करने से उसे अपना नहीं लूंगी। चल जा, जाकर सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बना। देखती हूँ कैसे खाना बनाएगी ऊंची ऊंची रसोई में। ठीक है माँ जी। देवरानी जी आप भी चलिए, रसोई में खाना बनाएंगे। आप मेरी मदद कर देना थोड़ी सी। ओह हेलो, मैं मॉडर्न जमाने की बहू यहाँ रसोई में अपने कोमल हाथों को घिसने नहीं आई हूँ। आप चाहती है कि मैं ये सब काम करूँ? रॉनी, तुमने तो बोला था तुम मुझे पलकों पर बिठा कर रखोगे।
मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? अब हाँ मैंने कहा था, पर तुम थोड़ा बहुत तो हाथ बटाओगी ना भाभी का। कोई बात नहीं, मैं अकेले सब खाना तैयार कर लूंगी, आप आराम कर लो देवरानी जी। ये बोलने के बाद टिन्नी बहू खुद रसोई में जाकर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मसाले, तेल के डिब्बे, बर्तन सब ऊपर रखे थे। ओहो, ये क्या, सारे डिब्बे ऊपर रखे हैं, कैसे खाना बनाऊं? सब इंतजार कर रहे हैं, कुर्सी मिल जाती तो मैं झटपट बना लेती। ये कहते ही टिन्नी को कुर्सी दिख जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। जब सभी लोग खाना खाते हैं तो खाना खाकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह टिन्नी बहू, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये दम आलू की सब्जी और फिरनी मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया पापा जी। माँ जी, आपको कैसा लगा? ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं है जो मैं तेरी तारीफ करूं। तेरा नाम टिन्नी नहीं टिंगी होना चाहिए था। पर भाभी मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका बनाया हुआ खाना, और घर भी काफी सुंदर लग रहा है आपके आने से। ज्यादा तारीफ मत करो, समझे? तुम मेरे पति हो। अब तुम्हें मेकअप करने से तो फुर्सत है नहीं, और सेल्फी लेने से। चुप ही रहो। अरे रोनी, अब क्या सबके सामने लड़ोगे? शगुन में केदार अपनी बहू को 2100 रुपए देता है। कुछ देर बाद वो जब घर के कपड़े धो रही थी तो मॉडल बहू कमरे में शॉर्ट ड्रेस पहनकर रील बना रही थी। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। अरे छोटी बहू, ये क्या कर रही है? तू नाच रही है? मुझे प्यास लग रही है, जाकर पानी लेकर आओ तो। मैं क्यों जाऊँ पानी लेने? आपकी वो बॉनी नौकरानी है ना, उससे ही सामान मंगवाइए। मुझसे ये काम नहीं होगा, वरना मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, जो मैंने अभी अभी एक्सटेंशन करवाए थे। ये सुनकर सुरेखा चली जाती है। तभी बॉनी बहू जूस लेकर आती है। माँ जी, बहुत गर्मी हो रही है, ठंडा ठंडा जूस पी लीजिए। एक वो है जिससे पानी मांगा तो नहीं लाई, दूसरी से कुछ नहीं बोला तो ठंडा जूस बना लाई। बोनी बहू अच्छी तो है, पर मैं इसे बहू नहीं मानूंगी अपनी। रख दे, मैं पी लूंगी। अच्छा सुन, कपड़े गंदे पड़े हैं, जाकर साफ कर, और सारे चादर तकिए के कवर भी ले लियो। जी माँ जी। ये सुनकर टिन्नी कपड़े धोती है तो मॉडर्न बहू और कपड़े लाकर कहती है, मेरी बॉनी जेठानी, आप यही काम करने के काबिल हो। अरे जरा मुझे देखो, मैं कितनी फैशनेबल हूँ। देवरानी जी, आपकी जैसी मैं सुंदर नहीं हूँ, तो मैं ये सब क्यों करूँगी? वैसे भी बहू का कर्तव्य घर संभालना होता है, जो कि मैं कर रही हूँ। ये सुनकर पारुल बहू का मुंह बन जाता है और वो चली जाती है। ये सब खड़ी खड़ी सास ससुर सुन लेते हैं। ससुर तो पहले से ही अपनी बॉनी बहू को पसंद करता था, बस अब सुरेखा की सोच बदलनी बाकी थी। दोनों बहू के ससुराल का पहला दिन खत्म होता है, जहाँ टिन्नी बखूबी अपने ससुराल को अच्छे से संभालती है और डिनर में भी अच्छा खाना बनाती है। खाना खाते ही सुरेखा कहती है, बड़ी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा मजाक उड़ाया और तुझे बहुत कुछ कहा था, लेकिन मैंने तुझे दिल से अपना लिया है। तू पारुल बहू से बहुत अच्छी है। मैंने छोटी बहू का साथ दिया, उसे काम करने नहीं दिया, लेकिन उसे जो बोला उसने वो भी नहीं किया, लेकिन तूने सारा काम किया, वो भी बिन बोले। पारुल बहू, बेहतर होगा तुम भी टिन्नी बहू की तरह घर संभालने लग जाओ, क्योंकि मेरा घर कोई फैशन शो नहीं है जहाँ तुम मॉडल बनकर घूमो। आई होप पारुल तुम्हें अब माँ की बात समझ आ गई हो। मैं भी चाहता हूँ माँ तुम्हारे बनाए हुए खाने की भी तारीफ करें। माँ जी, मुझे आपकी बात समझ आ गई। अब से मैं भी बड़ी दीदी की तरह घर संभालूंगी। बड़ी दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कुछ बोला सुबह। अरे अरे, आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए, बस मुझे आपने अपना लिया, यही मेरे लिए काफी है। इस तरह सुरेखा अपनी दोनों बहुओं को गले लगाकर अपना लेती है और फिर सुरेखा दोनों बहुओं को पहला दिन का शगुन देती है। इस तरह वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। चलो बहुओं, जल्दी से पूजा की थालियां तैयार कर लो, पंडित जी आने वाले होंगे। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब ने सारी तैयारियां कर ली हैं। 4 बजने ही वाले हैं, हमारे पति भी आते ही होंगे। लो जी।
हम पंडित के आने का इंतजार कर रहे थे और देखो पंडित जी आ गए। चलो सभी औरतें अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। मोहिनी के कहने पर सभी औरतें अपनी अपनी जगह पर बैठ जाती हैं, जिसके बाद पंडित जी करवा चौथ की कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। अब थोड़े थोड़े चावल अपने हाथों में लेकर पानी के कलश में डालो और उसके बाद अपनी अपनी थालियों को एक दूसरे को देती जाओ। जैसे ही एक चक्कर संपूर्ण हो जाएगा आगे की कथा तब शुरू होगी। पंडित के इतना कहते ही सभी औरतें अपनी थालियां एक दूसरे को देने लगती हैं और एक घेरे में सबकी थालियां एक के बाद एक के पास आती जाती हैं। जैसे ही संपूर्ण एक चक्कर पूरा हो जाता है वैसे ही पंडित आगे की कथा सुनाना शुरू करता है। कथा खत्म होने के बाद सभी औरतें एक एक करके पानी के कलश उठाती हैं और थोड़े से चावल लेकर 4 बजे ढलते हुए सूरज को पानी और चावल चढ़ाती हैं, जिसके बाद उनकी पूजा संपन्न हो जाती है और वो रात के खाने की तैयारियां करने लगती हैं। आज तुम तीनों अपने पतियों के मनपसंद का खाना बनाना ताकि वो तुम तीनों से बहुत खुश हो जाएं। अरे माँ जी, हम तो उनकी पसंद का खाना ही बना रहे हैं, लेकिन आज करवा चौथ के दिन उन्हें हमारे बारे में जरा भी अंदाजा है या नहीं? हम तीनों सुबह से आपके बेटों के लिए व्रत करके बैठी हैं, वो भी भूखी प्यासी। अगर अब वो हमारे लिए तोहफे में कुछ भी नहीं लेकर आए तो हमारा गुस्सा सहन नहीं होगा आपके बेटों से। और तो कभी अलग ही फंडा है, पहले तो अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं और उसके बाद उनसे तोहफों की उम्मीदें रखती हैं। सही कहा तूने बहू, लेकिन तेरी इन दोनों बड़ी बहनों को कौन समझाए। खैर छोड़, मेरे बेटे इतने भी नालायक नहीं जो अपनी पत्नियों के लिए उनके करवा चौथ का गिफ्ट न लेकर आए। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। लगता है वो चारों आ गए हैं। जाओ तुम तीनों जाकर अपने पतियों के सामने खड़ी हो जाओ। तुम्हें इतना सज सवरे देखकर उनका दिल बहुत खुश हो जाएगा। दुर्गेश्वरी के 4 बेटे थे, जिनमें से 3 की शादी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दुर्गेश्वरी अपनी तीनों बहू को बहुत प्यार करती थी। जैसे ही उसकी तीनों बहू घर का दरवाजा खोलती हैं, दरवाजे पर केवल सूरज होता है और उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। हे भगवान, सूरज, तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? और तुम्हारे भैया, तुम्हारे तीनों भैया कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सूरज रोते हुए अपनी तीनों भाभियों को गले से लगा लेता है। तीनों भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। भाभी आप विधवा हो गई हो, मुझे माफ करना। भाभी मैं अपने तीनों भाइयों को बचा न सका। ये सुनते ही मोहिनी सूरज के मुंह पर चांटा मारती है और कहती है, पागल हो गया है तू? ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रहा है, वो भी आज के दिन? तुझे पता है ना आज हमने अपने पतियों के लिए करवा चौथ रखा है। सूरज रोते हुए अपनी भाभियों के पैरों में गिर जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। जिस गाड़ी से हम लोग आ रहे थे उस गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं खिड़की से अचानक बाहर निकल आया और मेरे तीनों भैया उस गाड़ी के साथ खाई में गिर गई। उनकी डेड बॉडी अब हॉस्पिटल में है। मैं आप तीनों को लेने आया हूँ, मेरे साथ चलिए हॉस्पिटल। सूरज अपनी तीनों भाभियों और अपनी माँ को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर अपने पतियों की लाश देखकर उन तीनों की रूह कांप जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। जिसके बाद सूरज अपने तीनों भाइयों का अंतिम संस्कार करवाता है। अंतिम संस्कार के समय मोहल्ले की सारी औरतें नई वाले घर में आ जाती हैं। देखो बहन, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हारी तीनों बहुएं विधवा हो गई हैं और उनके सर पर ये लंबे केश नहीं हो सकते। हमें विधवाओं की रस्में निभानी होगी। दुर्गेश्वरी रोने लगती है। नहीं माँ जी, हम अपने बाल नहीं कटवाना चाहते माँ जी, हम गंजा नहीं होना चाहते, ऐसा मत होने दो माँ जी। दुर्गेश्वरी कुछ नहीं कह पाती, जिसकी वजह से मोहल्ले की सभी औरतें उन तीनों के सर मुंडन करवा देती हैं। अपने लंबे घने केश कटते हुए देख वो तीनों बहुत रोती हैं। आज से तुम तीनों सुहागनों का कुछ भी नहीं करोगी और विधवाओं की जिंदगी जियोगी। उस दिन के बाद से वो तीनों बेचारी विधवाओं की तरह जीना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और अब दुर्गेश्वरी अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। देखिए पंडित जी, ये फर्क नहीं पड़ता कि लड़की गोरी हो या काली। मेरे लिए तो लड़की संस्कारी होनी चाहिए ताकि वो हमारे घर को आगे संभाल सके। पंडित तुरंत फोटो निकालता है और दुर्गेश्वरी को देते हुए कहता है, इससे संस्कारी पूरे गांव में किसी की बहू नहीं होगी। इसका नाम है कुमकुम। घर परिवार को कैसे चलाना चाहिए बखूबी जानती है। ठीक है पंडित जी, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। आप रिश्ते की बात आगे बढ़वाइए। कुछ ही दिनों में दुर्गेश्वरी सूरज की शादी करके कुमकुम को घर ले आती है। शादी के बाद कुमकुम घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालती है। वहीं दूसरी तरफ वो काली बेशक थी, लेकिन उसके सर पर बहुत घने और लंबे बाल थे, जिन्हें देखकर उसकी तीनों जेठानियों का मन ही मन उससे चिढ़ने लगती हैं।
जब से ये काली चुड़ैल हमारी जिंदगी में आई है तब से हमारी सास ने हमारे ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। काली सैंड जैसी दिखती है और देखो तो कुछ ही दिनों में माँ जी का दिल भी जीत लिया। ये तो इसके ये काले काले केश देखकर बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है जैसे किसी दिन कैंची से काट दूं। तनिषा, पल्लवी और मोहिनी को कुमकुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वो तीनों हमेशा बेचारी कुमकुम को अकेले में खरी खोटी सुनाया करती थी। एक दिन तनिषा, पल्लवी और मोहिनी सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आ रही होती हैं। तभी रास्ते में खेल रहे बच्चे उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे वो देखो टकला चांद चलता हुआ आ रहा है। गंजे पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, आधा पानी आधा तेल। सभी बच्चे उन तीनों विधवाओं के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों बहुत उदास हो जाती हैं और वापस घर लौट आती हैं। घर पर कुमकुम घर में खुले बाल करके काम कर रही होती है, जिसे देखते ही वो तीनों कहती हैं, देखो तो जरा, ये भी हमें चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। बहुत हुआ, अब मैं इसके ये लंबे केश बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि ये भी हमारी तरह गंजी हो जाए। तुम्हें पता है, कल माँ जी हम चारों को लेकर दूसरे गांव में एक सत्संग में लेकर जाने वाली हैं। हमें वहां जाने के लिए ट्रेन में जाना होगा। ट्रेन में चढ़ते समय बहुत भीड़ होती है। उसी समय मौका देखते ही पीछे से इसकी लंबी सी चोटी काट देंगे। यहाँ तीनों कुमकुम की चुटिया काटने के लिए सोच रही होती हैं कि तभी कुमकुम आती है और उन तीनों से कहती है, अरे जेठानी जी, आप तीनों आ गई हो। लाओ, मैं आप सभी के लिए खाना बना देती हूँ। कुमकुम उनसे सब्जियां लेकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही रात बीत जाती है और अगले दिन वो सभी दूसरे गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है, सभी ट्रेन के अंदर चढ़ने लगते हैं। मौका देखते ही मोहिनी कैंची से कुमकुम के बाल काट देती है। भीड़ में कुमकुम को इसका जरा भी अंदाजा नहीं लगता। जैसे ही कुमकुम अंदर जाकर सीट पर बैठती है, उसे सर पर बहुत हल्का महसूस होता है। भीड़ के अंदर ही निकलते ही सर पर बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ही वो सर पर हाथ फेर कर देखती है, उसके सारे बाल कट चुके थे, जिसके चलते उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या? मेरे लंबे घने काले बाल कहाँ गए? रेलवे स्टेशन तक तो मेरे पास थे, लेकिन ट्रेन में चढ़ते ही बाल गायब हो गए। किसने मेरे बाल काटे हैं? कौन है जिसने मेरे बाल काट दिए? माँ जी देखो ना, किसी ने मेरे बाल काट दिए। कुमकुम अपने बाल कटने पर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मनीषा, पल्लवी और मोहिनी मन ही मन खुश हो रही थी। ये सब देखकर दुर्गेश्वरी गुस्से से अपनी तीनों बड़ी बहुओं को कहती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम तीनों ऐसा करोगी। अरे इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार, घर की जिम्मेदारियों को समझा और तुम्हें बड़ी बहन का दर्जा भी दिया, फिर क्यों तुमने उसके साथ ऐसा किया? आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? भला हमने क्या किया है? सब कुछ तुमने ही किया है। कैंची से तुमने ही कुमकुम के बाल काटे और रेलवे स्टेशन की पटरी पर फेंक दिए। ये सब गलत है। अगर तुम विधवा हो तो इसमें बेचारी कुमकुम का क्या कसूर है? ये सब किस्मत का लेखा जोखा है। जिसकी किस्मत में जो होता है वही होना होता है। अपनी सास की ये बात सुनकर तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तीनों मिलकर कुमकुम से माफी मांगती हैं। नहीं जेठानी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। और फिर मेरे बालों का क्या है? ये तो फिर से बढ़ जाएंगे। कुमकुम की बात सुनकर उसकी तीनों जेठानियां उसे गले से लगा लेती हैं। उस दिन के बाद से उसकी तीनों जेठानियां उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।